हेलो एवरीवन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के इस कोर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो ऑब्वियसली ये यूट्यूब पे भी जाएगा डेमो लेक्चर की तरह से। तो हम जो स्टार्टिंग के 10 मिनट 5 मिनट की जो चीज़ें बताएंगे वो इस तरीके से बताएंगे कि इन जनरल जो यूट्यूब की भी पब्लिक देखती है उनको भी एड्रेस करते हुए चीज़ों को समझाएंगे, जैसा हम हमेशा सारे डेमो लेक्चर्स में करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लेंदी यूनिट है, सॉरी लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा यूनिट है, इसमें थ्योरेटिकल है, तो डायग्राम्स और थ्योरी ही आपको ज़्यादा समझाने हैं। तो फोकस ज़्यादा जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक करके बढ़ेंगे। एक दिन में एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे ताकि उस दिन पूरा डिस्कशन उस टॉपिक का दिमाग में आपकी घूमता रहे। आप जैसे अब यूनिट 1 को ही देखेंगे तो यूनिट 1 आपका कहने को तो 8 आवर्स का लेक्चर है, लेकिन आप इसके अंदर देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये एक बहुत मेजर पोर्शन है क्वालिटी ऑफ वाटर। इसको हम 4 लेक्चर्स में 3 लेक्चर्स में नहीं कवर कर सकते हैं। इसको हमको एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें ऐसी नहीं है ना कि आपको क्लोराइड्स का बताया आप क्लोराइड जाकर रट लिए। ऑब्वियसली हमको कुछ समझाना पड़ेगा कि हर चीज़ का कैसे पानी में रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक एक करके देखेंगे टोटल सॉलिड, हार्डनेस, क्लोराइड, डिजॉल्व ऑक्सीजन, पीएच, फ्लोराइड, नाइट्रोजन, क्या क्या याद रखेंगे। और सबका कुछ ना कुछ अलग अलग कहानी है और सब इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये वाला जो यूनिट है ये एक्चुअली कहने को 8 आवर्स है एसबीटी के हिसाब से, मेरे हिसाब से लगभग 10 घंटे कम से कम इसमें लगेंगे। आज का स्टार्टिंग का बस 10 मिनट छोड़ दीजिए जो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो हम आपके पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करेंगे। सोर्सेज ऑफ वाटर से हम लोगों का आज का सबसे पहला डिस्कशन स्टार्ट होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले ही बता देते हैं आपको, लेक्चर का डेटा आपका सेव हो जाएगा कि आप कितना दूर तक आप जाने वाले हैं। आज हम लोग सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ेंगे, जिसमें सरफेस और सब सरफेस सोर्सेज ऑफ वाटर को डिस्कशन करेंगे। इनटेक स्ट्रक्चर्स पे आज नहीं जाएंगे, क्योंकि इनटेक स्ट्रक्चर भी अपने आप में 1 घंटे का डिस्कशन हो जाएगा। इनटेक स्ट्रक्चर जाने से पहले कुछ सुटेबिलिटी कंडीशंस की किस तरीके का हम लोगों को कोई चीज़, अगर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके का सोर्सेज लेने के लिए, वो सारी चीज़ें सब इनटेक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में आ जाएंगी। आज का डिस्कशन हम लोगों का सिर्फ सोर्सेस, जो सरफेस सोर्स है और सब सरफेस सोर्स है, सिर्फ वहीं पे जाकर के हम लोग एंड करेंगे आज का लेक्चर। तो आपका जो रिक्वायरमेंट हो, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपका ये डेमो लेक्चर है। डेमो लेक्चर में जो हम लोगों का टारगेट होता है वो होता है कि हम आपको नोट्स की क्वालिटी दिखाएं, कितना कंटेंट, किस तरह का कंटेंट हम नोट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से हम समझाते हैं, मेरे समझाने का तरीका, बताने का तरीका, थ्योरी पेपर हम कैसे कवर करते हैं, न्यूमेरिकल पेपर हम कैसे कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाना और बताना टारगेट होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन में नहीं पढ़े हुए हैं। अब जो ऑफलाइन में नहीं पढ़े हैं वो एज अ नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह से देखते हैं, अगर कि क्या चीज़ें उनको मतलब सूट करेंगी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो ये सारी चीज़ों को एक आइडिया देने के लिए, एक ओवरव्यू देने के लिए। तो इससे आपको पता चल जाए कि ये कोर्स, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, समझाने का, मेरा जो नोट्स है, ये आपके काम आने वाला है। एसबीटी के आप स्टूडेंट है किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के, तो आप इस कोर्स को फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमसे आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। इनकेस अगर आपको मेरा तरीका ये पसंद आता है डेमो लेक्चर्स में, तो आपको पता है कि हमारा वेबसाइट है www.dadsir.com। आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ आपको आवर कोर्सेज़ के अंदर सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे जो हम आपको पढ़ाते हैं। सारे पेपर्स हम खुद पढ़ाते हैं, कोई भी अभी तक ऐसा पेपर्स नहीं है जो दूसरे फैकल्टी पढ़ाते हों। तो इसीलिए अभी फैकल्टीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, बट अभी क्योंकि वो टीचिंग में नहीं आए हैं, अभी वो टीचिंग नहीं कराते हैं। जब भी हम लोग कोई एक पेपर किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़वाएंगे तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे हम आपको पहले उनका एक पूरा लेक्चर सीरीज़ ही अपलोड करेंगे, ताकि आपको ये किस तरीके से उनके क्लासेस, उनका तरीका क्या आपको पसंद आता है, क्या समझ में आता है, ये चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो आपके सारे कोर्सेज आपके हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है वो सारे अभी हम ही पढ़ाते हैं। जो हम आप थ्योरी पेपर हम जिस तरीके से इस पेपर को पढ़ाएंगे उसी तरीके से हम सारे पेपर को पढ़ाते हैं। न्यूमेरिकल पेपर हम जिस तरह से आरसीसी पढ़ाते हैं उसी तरीके से हम सारे पेपर्स न्यूमेरिकल्स वाले वैसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारे कोर्सेज हैं। हम लोग कुछ नया भी डिसाइड किए हैं, जैसे हम लोग 2 सब्जेक्ट्स को मिला करके एक सेमेस्टर में कोई 2 पेपर आपको टफ लगता है, 3 पेपर ईजी लगता है, तो पूरे सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट का कोर्स लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस केस में आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, आप कॉम्बो कोर्सेज ले सकते हैं। हम लोगों के कॉम्बो कोर्सेज जो हैं वो आपको 2 पेपर के जैसे हम लोग कोर्स बनाए हुए हैं, ये 899 का है। वो भी अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे लेते हैं, जब आपका ऑफर्स चल रहा हो, तो 10% का एडिशनल ऑफर मिल जाता है। तो 900 रुपीज़ में आपके 2 कोर्सेज, 2 सब्जेक्ट्स हम कंप्लीट करा देंगे। एसबीटी के हिसाब से हम आपको 70 में 70 की प्रैक्टिस करवा देंगे।
थ्योरी भी जो होगा वो हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको 6 मार्क्स का थ्योरी में 5.5 भी आपको मिल जाए, ये कॉन्फिडेंस आपको रहेगा जो नोट्स हम आपको जिस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। अब बाकी एग्ज़ाम में कुछ मिस्टेक्स हो जाएगा तो जिससे आपको आप कह सकते हैं कि 55 प्लस या 60 प्लस जो है वो आप अपना टारगेट ले सकते हैं, अगर आप सिंसियरली पूरा टाइम देके सारे लेक्चर्स को देखते हैं और आप अपनी पढ़ाई करते हैं। तो हम अपने एंड से अपना एफर्ट इतना लगा देंगे कि आप अगर सारी चीज़ें पढ़ें, आपको अगर समझ में आ जाए सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। इनकेस आपको अगर डाउट होता है तो आपको पता है कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ऑफिशियल नंबर है, आपको इस पर फ़ोन कर लेना है, व्हाट्सएप कर लेना है। जैसे भी आप अपने डाउट समझना चाहते हैं, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम जो समझाए वो समझ में नहीं आया तो भी आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बड़ा अगर कोई जनरल डाउट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो फिर डाउट सेशन का एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें वो सारे डाउट्स को कवर किया जाता है, फिर दूसरे तरीके से समझाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं। आपका जो हम लोगों का प्राइम इंपॉर्टेंस होता है वो है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आप क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आपको अपने घर बैठे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोगों का टारगेट ही रहता है कि हम आपको समझा सकें वो चीज़ें, चाहे हमको फ़ोन कॉल पे आधा घंटा लगे, चाहे व्हाट्सएप पे हमको आपको एक्सप्लेन करना पड़े विद डायग्राम्स वगैरह, जो भी चीज़ें पॉसिबल होती है आप अपने डाउट्स यहाँ शेयर कर दीजिए। दूसरा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, डैट सर सिविल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जुड़ जाइए। यहाँ जनरल डाउट डिस्कशन हो जाता है, जो इन्फॉर्मेशन क्लासेस वगैरह की होती हैं यूट्यूब वाली, या फिर कौन सा कोर्सेज हम लोग लेना है, पॉलिंग करना है, वो सारी चीज़ें इस ग्रुप में हम करते हैं। हाईली एक्टिव हम इसी वाले टेलीग्राम ग्रुप में रहते हैं। तो इस तरीके से आप हमसे बहुत तरीके से जुड़ सकते हैं। जो आप कोर्स के स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं वो आपको पता है कि डाउट्स कैसे पूछना है, आपको कॉल कर लेना है, टाइमिंग ले लेना है, और जो चाहना है आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। जनरल गाइडेंस भी चाहिए तो आप जनरल गाइडेंस भी हमसे ले सकते हैं। ये हो गया सारा इंट्रोडक्शन वाला बात। हम लोग पहले भी बहुत सारे डेमो वीडियोज़ में बहुत सारे अपने सारे ये जो तरीका है ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग सीधे अपने सिलेबस पे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को सब अभी पढ़ना तो आप हम लोगों को एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट 1 है, रॉ वाटर इंजीनियरिंग। अभी हम लोगों का जो डिस्कशन है वो सिर्फ यूनिट 1 का करते हैं। यूनिट 1 में हम लोगों को सोर्सेज के बारे में पढ़ना है कि जिस पानी को हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कई बार हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड से पंप करके निकाल लेते हैं मोटर के थ्रू, कई बार किसी शहर में वाटर टेबल बहुत नीचे होता है, पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोगों को गवर्नमेंट सप्लाई करती है पानी, तो वो कुछ टाइमिंग्स पे करती है, कुछ मॉर्निंग में आता है पानी, फिर शाम में आता है पानी। तो वो पानी कहाँ से आया, जो मेन सोर्स है पानी का वो क्या है, वो सारे डिस्कशन होंगे। एग्ज़ाम में अच्छा थ्योरी क्वेश्चन बनता है सोर्सेज के ऊपर कि या तो दोनों पूछ लेता है, सब सरफेस और सरफेस, या तो सिर्फ सरफेस और सब सरफेस में से कोई एक पूछ लेता है 4 मार्क्स में। तो ये ओवरऑल क्या है, लेंदी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे इसमें रिवर्स के पॉन्ड्स के डायग्राम्स है, स्ट्रीम्स क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्या होता है, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये सारे पानी मिलने के आपके सोर्सेज हैं, इसके बारे में डिस्कशन होगा। आज के लेक्चर में उम्मीद है कि हम सोर्सेज को पूरा डिस्कशन कर देंगे। इन केस नहीं हो पाया तो 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिमांड के बारे में कि पानी तो हम लोगों को मान लीजिए नदी से, तालाब से, कुएँ से, जहाँ से भी हम लोगों को पानी मिल जाता है, लेकिन अब हर शहर का अपना अपना कितना पानी रिक्वायर्ड है किस शहर में। पटना में कुछ पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, किसी छोटे शहर में पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी, दिल्ली में पटना के मुकाबले ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो हर पॉपुलेशन के हिसाब से लाइफ का कंडीशन कैसा है, किस तरीके से आप जीते हैं, पानी का कैसा इस्तेमाल आप करते हैं, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई कहलाती है आपको वाटर डिमांड। अब उसमें आपको कुछ फॉर्मूलेज भी हैं वो भी आपको पढ़ना है, कितने तरीके के डिमांड्स होते हैं, गवर्नमेंट ने क्या फिक्स किया है कुछ कंडीशन कि एक पार्टी, क्योंकि अब सबका तो वेरिएशन हो सकता है, तो इसका एक एवरेज डेटा गवर्नमेंट सेट करता है कि अगर नहाने का पानी चाहिए तो कुछ इतना एवरेज वैल्यूज़ ले लेना है, उसके हिसाब से सरकार हम लोगों को गाइडलाइंस बताता है। वो सारी चीज़ें जो है वो आप इसमें डिमांड में पढ़ेंगे। अब आपको किसी शहर में एक बड़ा सा वाटर टैंक बनाना है, ओवरहेड वाटर टैंक आप अपने शहर में देखते हैं अक्सर कि इस तरीके का आपका पिलर्स के ऊपर में सपोर्टेड ऐसा कुछ वाटर टैंक रहता है, और इस वाटर टैंक में आपका पानी स्टोर रहता है। अब ये वाटर टैंक बना है तो ऑब्वियसली कम से कम 50 साल के लिए तो ये आप पानी स्टोर करेगा वहाँ पे। तो 50 साल के लिए अगर किसी स्ट्रक्चर को आप बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि 50 सालों में पॉपुलेशन किसी शहर की कितनी गुना बढ़ जाती है या घट जाती है या कांस्टेंट रह जाती है, वो शहर शहर के हिसाब से डिपेंड करता है। गांव में 50 साल में बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है, इसीलिए 50 सालों में उनका रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है। आप अगर किसी एक मीडियम सिटी में जाएंगे जो ग्रो कर रहा है, वो 50 सालों में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका हो,
तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा होगा। दिल्ली में जैसे आप इंटरनल दिल्ली के जो अपने लोग हैं एनसीआर को छोड़ दें, बॉर्डर वाले जो रीजन्स है यूपी के, हरियाणा के, उसको छोड़ दें, तो सिर्फ जो दिल्ली के अपने रहने वाले लोग हैं वो फिक्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब वहाँ जगह ही नहीं है कि और 20% एक्स्ट्रा आबादी कहीं आकर के एडजस्ट हो जाएगा। उसी आबादी में से कुछ लोग बाहर जाते हैं और कुछ लोग फिर अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि दिल्ली अब अपने सेचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका है। तो वहाँ 50 सालों में बहुत ज़्यादा जो है वो आपको ग्रोथ नहीं होगा। हो सकता है उल्टा डिक्लाइन कर जाए कि लोग दिल्ली छोड़ करके नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव इन शहरों में बसना शुरू कर दें, तो हो सकता है 10% रिड्यूस भी हो जाए। ये सारी चीज़ें क्या है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, कि पॉपुलेशन 50 सालों में कितना होगा, किस शहर के हिसाब से क्या कंडीशन होगा। तो 6-7 मेथड्स हैं। अब उस 6-7 मेथड्स में से आपको जितना पढ़ना होगा तो सिंपल प्रॉब्लम्स इसके ऊपर करना है। तो पॉपुलेशन वाला जो पार्ट आएगा उसमें आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 4 टाइप्स में से न्यूमेरिकल हैं, 4 टाइप्स में से न्यूमेरिकल नहीं है। तो वो 4 टाइप्स के जो न्यूमेरिकल होंगे वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेंगे, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा। तो वो इस वाले डिमांड के अंदर में आएगा। ये डिमांड भी लगभग 3 से 4 लेक्चर ले जाएगा। सोर्सेज ऑफ वाटर 1 से 2 लेक्चर ले जाएगा। फिर आएगा क्वालिटी ऑफ वाटर। ये 3 चैप्टर्स जो इन्वायरमेंटल के होते हैं, चैप्टर 1, ये भी चैप्टर 1 में ही कंसिडर कर लिया जाता है, अदरवाइज चैप्टर 2 होता है और ये चैप्टर 3 होता है। ये मिला के आपका एक यूनिट 1 कर दिया है। तो इसका आवर्स दिया है 8, मगर मेरे हिसाब से कंसिडर कीजिए कि ये आपके 20%, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये 20% जो है ये वेटेज आपका कंसिडर हो जाएगा इसमें। मतलब 14 to 15 मार्क्स मेरे हिसाब से इसी वाले यूनिट में से पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब है 3 क्वेश्चंस थ्योरी वाले, तो एटलीस्ट 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। तो आप मान लीजिए कि सारे टॉपिक्स में से इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन और इनमें से भी एक, या नहीं तो इससे नहीं पूछेगा तो इन्हीं में से कोई और टॉपिक से एक और क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल क्या है, ये पूरा यूनिट जो पहला ही वाला यूनिट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आपको दे जाएगा। और कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, रियल लाइफ की कहानी है। हम कहानी सुनाएंगे, आपको कहानी सुनना है और फिर उसी कहानी जो हम बताए हैं हिंदी में, वो आप जो नोट्स में हम आपको रीडिंग देंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लिश में वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो जिनका लैंग्वेज भी इश्यू है वो भी पहले आप मेरी कहानी सुनिए। लेक्चर में जब हम कहानी बताते रहते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, स्पीड में नहीं देखा जाता है। जब हम आपको थ्योरी रीडिंग देते रहेंगे तब आप वीडियो का लेंथ जो स्पीड है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप कुछ 10 सेकेंड का पार्ट जो है वो स्किप कर सकते हैं। अभी स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग वाला स्किप कर सकते थे आप। अब जब हम आपको बताना शुरू करेंगे सोर्सेज का तो अब स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो जो मेरा स्टोरी है, जो हम लोग एक कैमरा ऑन करके जो हम आपसे बातें कर रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों को ही नहीं सुनेंगे तो वही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वही आपको ये सारा सोर्सेज ऑफ वाटर का थ्योरी को रटा देगा दिमाग में। अब फिर उसको कन्वर्ट करके एग्ज़ाम में तो क्या है कि 3 घंटे का टाइम रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बुक का थ्योरी नहीं याद आ रहा है लेकिन अपना कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको ही वहाँ पे कन्वर्ट करके लिखेंगे ही। 6 में आपको 6 नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट 4 तो मिल जाएगा अगर थ्योरी और डायग्राम्स अच्छे से बना देंगे तो। इसलिए मेरी कहानी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमको ऐसा लगता है, अभी तक सारे स्टूडेंट्स ने जो रिव्यू दिया है उनके हिसाब से उनको रीडिंग नहीं करना है, उनको कहानी समझना है। सोर्सेज ऑफ वाटर समझ में आना चाहिए, कहाँ कहाँ से पानी उठा रहे हैं ये समझ में आ जाएगा, आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोगों का आज का सबसे पहला डिस्कशन, जो टेक्निकल डिस्कशन है कि हम लोगों का पानी, अर्थ, हम लोगों को सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या है हम लोग, और सोर्सेज ऑफ वाटर किसको बोलते हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ वाटर उन चीज़ों को बोलते हैं जिससे पानी हम ले सकते हैं किसी बेनिफिट के लिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास ओशियंस है। अब ओशियंस में आपके पास इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, सदर्न ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है। इतने सारे ओशियंस हैं, 97% पानी उनके पास अवेलेबल है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इतना सलाइन है कि उसको कन्वर्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। उनको आपको कहीं लैंड में, किसी एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नमक है, नमकीन है तो सोडियम है, सोडियम है तो वो सॉइल को ख़राब करेगा। इरिगेशन में भी आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जियोटेक में भी आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल में भी पढ़ते हैं। जो सोडियम है वो हमेशा आपके सॉइल को, या इनफैक्ट सारी चीज़ों को प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। तो हम लोग इसलिए ओशियन का वाटर यूज़ नहीं कर पाते हैं, किसी 1-2 पार्टिकुलर जगह पे यूज़ करते हैं। इसीलिए ओशियन का जो वाटर है ये सोर्सेज में कंसिडर नहीं किया जाएगा। जब आप पढ़ेंगे इरिगेशन, जब आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, तो कभी भी ओशियन का पानी की बात नहीं होगी। ओशियन या सी कह लीजिए आप, सी ओशियन दोनों की बातें नहीं होंगी।
अब बातें होंगी जो नॉर्मल वाटर जिसमें नमक नहीं होता है। तो जिनमें नमक नहीं होता है वो सारे ये वाटर्स हैं जो कुछ ज़मीन के ऊपर मिलते हैं और कुछ ज़मीन के नीचे से लिए जाते हैं। तो ज़मीन के नीचे है तो ग्राउंड वाटर, निकालते कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपके ये 4 तरीके हैं। कुछ आप खुद से निकालते हैं, कुछ नेचर आपको निकाल करके देता है। जो ग्राउंड वाटर है, या तो आप अपने ट्यूबवेल्स लगाते हैं, तो वो पानी आपका बाहर आ जाता है, और या नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि नीचे का पानी बाय डिफ़ॉल्ट बाहर आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये वाले सारे हो जाएंगे सब सरफेस, जो अंडरग्राउंड के जो पानी है उसको निकालने का तरीका, क्योंकि वो भी इन्वायरमेंटल में अपने आप में एक मेहनत है। आप कुछ बनाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तभी तो वो पानी आपका बाहर तक आएगा, चाहे मैकेनिकल हो चाहे नेचुरल हो, वो सारे यहाँ आ जाएंगे। जैसे स्प्रिंग्स एक नेचुरल सोर्स होता है अंडरग्राउंड वाटर का, अभी आगे डिस्कशन करेंगे, समझ में आएगा कि कैसे होता है। कुछ सरफेस सोर्सेज होते हैं जो हम लोग देखते हैं, नदी हो गया, तालाब हो गया, आपका कुआं भी, कुआं तो नहीं, अंडरग्राउंड हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, पॉन्ड्स, लेक्स, झील हो गया, आपको स्ट्रीम्स हो गया। स्ट्रीम्स मतलब बहता हुआ पानी, जो आपको अभी हम डायग्राम्स कुछ कुछ पहले दिखा देते हैं सारे का डिस्कशन करने से पहले। पॉन्ड्स एंड लेक्स का डायग्राम मेरे हिसाब से आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसमें ऐड नहीं किए। हम सोर्सेज ऑफ वाटर को आप पहले डायग्राम से समझ लीजिए, फिर कहानी सुनाते चले जाएंगे, फिर समझ में आते चला जाएगा। लेक्स मतलब हो गया आपका झील, जैसे डल लेक का आप नाम सुनते हैं, तो क्या है कि एक किसी जगह पे पानी बहुत ज़्यादा जमा है, अब उस पानी को आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। उसमें पानी कम इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो रेनफॉल से या किसी एक जगह से पानी आ करके उसमें कंट्रीब्यूट होता रहता है, पीने लायक पानी रहता है तो लिया जा सकता है। उसको कुछ गंदगी होगा उसमें, उसको प्योरीफाई कर लिया जाएगा। पॉन्ड्स हो गए जो आपके छोटे छोटे तालाब होते हैं, गांव वगैरह में इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसका हम इमेज नहीं लगाए हैं। स्ट्रीम्स कहते हैं कि कई बार आप देखते होंगे कि पहाड़ों से आपका छोटा छोटा इस तरीके से पानी का आपका फ्लो निकल रहा है, जो अभी नदी नहीं बना है, जिसमें नेविगेशन नहीं किया जा सकता है, जिसमें आपको नाव नहीं चलाया जा सकता है, उसका डेप्थ इतना ज़्यादा नहीं है कि वो आपको डुबा के ले जाएगा, तो वो जो पानी होता है वो कहलाता है आपका स्ट्रीम्स। और जब वही कलेक्ट होते 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 सारे एक जगह पे जब कुछ डेप्थ में जमा हो जाता है, जब उसमें एक फ़्लो आता है जो एक शहर से दूसरे शहर तक जा रहा है, तब फिर वो कहलाता है आपका रिवर्स। उसमें बेसिकली डेप्थ आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाता है, तो वो फिर आपका रिवर कहला जाता है। तो आप कई बार पहाड़ों पे इस तरीके से पानी गुजरता हुआ देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रीम्स। ठीक है, रिवर्स का डायग्राम दिखाने का आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका इम्पाउंडिंग रिजर्वायर। पहाड़ों में अक्सर क्या होता है कि जैसे आपके हम लोगों को कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर हम लोगों को पानी स्टोर करना है ताकि हम उसको किसी और जगह पे, मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से एक दूसरा रास्ता जा रहा होगा जो दूसरे शहर की तरफ जा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, मान लीजिए ये पहाड़ नहीं होता, अब वो वाले उसका जो लेवल है वो मान लीजिए यहाँ का लेवल होता, और यहाँ में पानी जो है वो बहुत नीचे, कुछ यहाँ तक ही पानी पहले रहता था जब डैम नहीं था। अब यहाँ से वो आपको दिख रहा है कि जो शहर दूसरी तरफ जा रहा है उधर भी पानी की रिक्वायरमेंट है, और आपको पता है कि अगर आप एक डैम बनाते हैं तो इसका पैसा, आप इसके जो फ़ायदे हैं उससे आप वसूल सकते हैं। गवर्नमेंट जब डैम बनाती है तो पहले वो डिसाइड करती है कि कॉस्ट में क्या फ़ायदा होगा। अगर आप करोड़ों रुपीज़ एक डैम बनाने में खर्च कर रहे हैं, पूरा ये एरिया जिसमें ये पानी जमा होगा, जो पानी पहले यहाँ तक है अब वो पानी यहाँ तक आकर के जमा हो रहा है, इसकी वजह से ये पूरे एरिया में पानी भर जाएगा बहुत दूर तक, लगभग आपको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी तक आपको पानी जो होगा वो ज़्यादा भर जाएगा। तो फिर आपका वो पूरा एरिया का जो है रिलोकेशन करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फ़ायदा जोड़ेंगे उसमें। तो गवर्नमेंट फ़ायदा देखती है कि पानी जमा रखने से क्या क्या फ़ायदा है। या तो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कुछ ऐसा बन जाएगा, या तो फिर आपका ये कहीं दूसरी तरफ आपको कैनाल ले जाना होगा। तो अगर मान लीजिए आप इस तरीके से कोई कैनाल ले जाना चाहते हैं, अब कैनाल का जो जो ये लैंड है जिधर से कैनाल जाना है, मान लीजिए वो बहुत ऊंचा है, तो आप पानी अगर जमा करेंगे तो पानी यहाँ तक आके जमा हो गया। अब जैसे ही कुछ रेनफॉल होगा कुछ पानी इसमें एंटर कर जाएगा, थोड़ा सा भी जैसे पानी बढ़ा तो पानी इसमें एंटर कर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कैनाल में भी हमेशा पानी जो है थोड़े लेवल का भरा रहेगा। अब इस कैनाल को आप चला करके जिधर भी आपका जो जो सिटीज़ में आपको फ़ायदा पहुंचाना है, क्योंकि एक बार आप यहाँ से पानी उठा लिए, अब इस जगह पे आ गया, तो इसको तो आप ट्रेवल करवा सकते हैं ना, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर। जो दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में इस तरीके से होता है कि आपको एक कैनाल जो है वो कहीं से चला आ रहा है पंजाब से, और वो टोटल आपके मेजर पोर्शंस को कवर करता हुआ चला जाता है।
लगभग 2 मीटर 3 मीटर का डेप्थ का पानी चाहिए होता है, उसको वो इरिगेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे शहरों में इस तरह से कैनाल बना रहता है। तो कैनाल कहीं भी बना है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स पे पानी अवेलेबल था। तो ये जो आप डैम बना करके इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी को एक तरफ होल्ड करते हैं, उस एक तरफ होल्ड करने की वजह से क्या होता है कि वो एक बहुत बड़ा सा बहुत गहरा एक तालाब बन जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं इम्पाउंडिंग रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर मतलब वो एक तरह से समझिए कि एक एरिया जहाँ पे पानी जमा हो रहा है, और इम्पाउंडिंग मतलब है कि वो आप इसको तालाब के जैसा पूरा जमा कर दे रहे हैं। है वो किसी नदी का पानी, लेकिन आप उसका फ्लो को रोक दिए, तो वो यहाँ पे आके क्या हो गया, स्टिल वाटर बन गया, शांत हो गया वो यहाँ पे आकर के, उसका फ्लो को आप ब्रेक कर दिए। तो इसलिए ये कहलाता है, ये रिवर नहीं कहला करके ये इम्पाउंडिंग रिजर्वॉयर कहलाता है। आप बहुत सारे जो आपके भाखड़ा नंगल डैम हो गया, आपको हीराकुद डैम हो गया, ये सारे किसी न किसी नदी के ऊपर सिचुएटेड है। आपको हीराकुद डैम महानदी के ऊपर सिचुएटेड है, भाखड़ा नंगल डैम भी आपको पंजाब में सिचुएटेड है, तो किसी न किसी रिवर के ऊपर में सिचुएटेड है। लेकिन उसको क्या किया कि जब आप रोक दिए तो यहाँ से जितनी दूर तक ये पानी एक्स्ट्रा जमा हुआ, ये पोर्शन कहलाता है इम्पाउंडिंग रिजर्वॉयर। अब ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो ये पढ़ेंगे जब आप इसका नोट को तो समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, ये अभी हम आपको सारे टाइप्स बता रहे हैं। अब ये सारा जितना हम डिस्कशन किए, ये क्या था, जो आप पानी देख सकते हैं, सरफेस वाला पानी है तो सरफेस वाला सोर्स हो गया। अब कुछ पानी है जो हम लोगों का अंडरग्राउंड होता है, ग्राउंड वाटर को हम लोग किसी किसी तरीके से बाहर निकालते हैं। उसमें से एक तरीका होता है आपका स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स क्या होता है कि अक्सर आपको पहाड़ों में देखा जाता है। पहाड़ में क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपके इस जगह पे एक खाली, पीछे जो आपको अभी दिख नहीं रहा है, उस जगह पे मान लीजिए कि एक इस तरह से कोई खाली जगह था, उसमें पानी भरना शुरू हुआ, और वो इनफैक्ट यहाँ तक नीचे अंदर इस पहाड़ के पीछे से वो यहाँ से ये पानी जमा होते 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 इस जगह तक पानी आकर के जमा हो गया फाइनली। अब जब आपका फिर से रेनफॉल हुआ तो ये पानी तो, क्योंकि क्या था, चारों तरफ से चट्टान था, तो ये पानी कहीं निकल के जा नहीं पा रहा था। एक तरह से समझिए कि एक गड्ढा बना हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था। अब फिर से जब कहीं से पानी आया तो वो क्या हुआ कि वो ओवरफ्लो हो करके गिरने लग जाता है। कई बार ये पानी ऐसा होता है, इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कोई पहाड़ है, इसमें ना कई बार ऐसा होता है कि ग्राउंड वाटर जो होता है ना, वो यहाँ तक पहुँच गया, वाटर टेबल इतने रीजन तक, यहाँ से ही आपका कोई रोड जा रहा है और आपका पानी जो है ग्राउंड वाटर का वो यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन क्योंकि ये जो इधर बाहर का जो चट्टान था, ये कुछ ऐसा होता है आपका कि इम्परवियस होता है, तो पानी इसको क्रॉस करके बाहर नहीं आ पा रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे उसको कोई एक गैप मिल जाएगा तो ये पानी जब यहाँ तक पहुँचेगा तो ये यहाँ से क्या होगा, बहुत तेज़ी के साथ गिरने लगेगा। यही बनाता है आपको स्प्रिंग्स, जो अक्सर हम लोग मोबाइल वगैरह में देखते हैं या फिर फिल्मों में देखते हैं कि कहीं पे एक झरना गिर रहा है पानी का, लेकिन वो पीछे कोई नदी नहीं है, वो ऐसे ही बस पानी कहीं से आ रहा है, किसी छोटे जगह से जमा होकर के गिर रहा है, वो कहलाता है आपका स्प्रिंग्स। ठीक है, अब ये ज़्यादातर जो केस होता है वो यही होता है कि ग्राउंड वाटर जो आपका बढ़ता गया, और क्योंकि यहाँ पे कोई गैप नहीं था, यहाँ पे गैप आके मिला, तो क्योंकि वो यहाँ से इतना ऊपर तक तो पानी आएगा, क्योंकि पानी तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका बाहर में कुछ नॉर्मल लैंड था, तो जब यहाँ से गैप मिला तो ये पानी क्या होगा, हमेशा ये ऐसे गिरता ही रहेगा। अब ये गिरते गिरते गिरते, या तो अगर ये एरिया लो लैंड होगा तो ये पानी बहता हुआ कहीं चला जाएगा, या नहीं तो अगर यहाँ भी कुछ ऐसे पहाड़ होगा तो फिर पानी यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा। जब जितना गैप यहाँ पे हाइट है उतना दूर तक ये पानी यहाँ भी आकर के जमा हो जाएगा। ये जो आपका ग्राउंड वाटर या पहाड़ के पीछे छुपा हुआ जो पानी जो निकलता है, ये कहलाता है आपका स्प्रिंग्स। ठीक है, उसके बाद आता है ओपन वेल, कुआं, हम लोग सब जानते हैं, देखे हुए हैं। आर्टिशियन वेल, अब आर्टिशियन वेल क्या होता है कि हम लोगों का कई बार जैसे होता है कि बहुत हाई माउंटेन्स जब होते हैं ना, इस तरीके से कोई आपका माउंटेन है, उसमें क्या हुआ कि कल को पानी बरसा, तो माउंटेन के टॉप्स में कई बार होते हैं कि आपको बहुत सारे गैप्स होते हैं। जब आप कोई पहाड़ सबमिट करने जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि पहाड़ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से आपको होता है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अंदर इसी तरह से कहीं ना कहीं छोटे छोटे रास्ते से कनेक्टेड रहता है। अब इसके बाहर वाला चट्टान ये भी इम्परमिएबल है, पानी इधर से इधर नहीं जा सकता है, पानी सिर्फ नीचे ही जा सकता है, ये इधर से इधर भी नहीं आ सकता है। ये सारे क्या है, इम्परमिएबल लेयर है, मतलब प्योर चट्टान है जिससे पानी पार नहीं हो सकता है। तो पानी जब यहाँ जमा होते रहता है तो क्या होता है कि पानी में एक प्रेशर लगते रहता है ग्रेविटी का। अब पानी यहाँ जमा है तो यहाँ वाला पानी में क्या होगा, गामा इंटू एच करके आपको
इतना तो आप समझ सकते हैं ना कि एक प्रेशर लगेगा जो गामा डब्ल्यू होगा वाटर का यूनिट वेट इंटू जितना हाइट वो बढ़ता जाएगा उतना इस पानी में प्रेशर आता जाएगा। तो यहाँ पहाड़ों से मान लीजिए नॉर्मल एक ग्राउंड लेवल तक का हाइट अगर आपका 2000 मीटर है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो आप सोचिए कि 2000 मीटर इंटू गामा कर दीजिए 10, उतना इस पानी में क्या रहता है, प्रेशर रहता है। अब आप क्या कर रहे हैं कि कई बार आप इस तरह से अपने जो ट्यूबवेल वगैरह आप गाड़ते हैं तो आप पानी के लिए आप ट्यूबवेल अंदर गाड़ रहे हैं। अब ये कई बार ऐसा होता है कि जब आप मैकेनिकल फोर्स लगाते रहते हैं और ये इंसर्ट कर जाता है कुछ इसी तरीके का, जो नीचे से कुछ पानी जहाँ पे जमा था वहाँ पहुँच गया। अब इस लेवल पे पहले ही पानी का जो प्रेशर है वो ये गामा, यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, हम हटा देंगे, गामा डब्ल्यू इंटू एच है। अब यह इतना गामा डब्ल्यू इंटू एच यहाँ पे प्रेशर है और आप यहाँ पे सडनली एक होल बना दिए और वो बाहर से कनेक्ट हो गया। बाहर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये पानी ज़्यादा प्रेशर पे है, ये कम प्रेशर पे है, ये पानी यहीं से क्या होगा, इस तरीके से बाहर आना शुरू हो जाएगा और आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, आप इसको स्टॉप ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा प्रेशर में है कि वो बाहर आता रहेगा। तो वो बाहर आएगा और जहाँ पे भी उसको लो लाइंग कुछ एरिया मिलेगा वहाँ पे आकर के वो पानी जमा हो जाएगा, उसके बाद उसका प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जब कोई पानी इस एक्वीफर से आता है, और ये एक्वीफर क्या होता है, कन्फाइंड होता है हर तरफ से, इधर भी चट्टान से जकड़ा हुआ है, इधर भी आपका चट्टान से जकड़ा हुआ है। आप जियोटेक पढ़े होंगे तो आप एक कन्फाइनिंग प्रेशर के बारे में पढ़े होंगे ना, कि आपका जब शियर टेस्ट वगैरह आप पढ़ते थे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता होगा कि एक कन्फाइनिंग प्रेशर होता है कि चारों तरफ से बॉडी के ऊपर लगता है। आप पानी के अंदर जाते हैं तो आपके बॉडी पे चारों तरफ से क्या होता है, पानी का प्रेशर लगता है। तो इसी तरीके से इस पानी में, ये पूरा आपका चट्टान है तो इस पानी में एक अपना प्रेशर है, कन्फाइनिंग प्रेशर। तो ये वाला जो पानी का जो जगह है इसको हम लोग वैसे तो एक्वीफर बोलते हैं, जहाँ पानी ग्राउंड के नीचे स्टोर रहता है। अब क्योंकि ये कन्फाइनिंग प्रेशर लगा हुआ पानी है तो कन्फाइंड एक्वीफर हो गया, ऐसे याद रख लीजिए। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, ये तो नॉर्मल आपको शांत पानी है, तो ये अनकन्फाइंड एक्वीफर हो गया। ठीक है, ये याद रखने का सारा स्टोरी सुनिएगा तो समझ में आएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फाइंड एक्वीफर अनकन्फाइंड एक्वीफर याद रखने में ही प्रॉब्लम होता है। समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, इंग्लिश का ये वर्ड क्यों लिखा गया कन्फाइंड, क्यों लिखा गया अनकन्फाइंड। कन्फाइनमेंट मतलब क्या होता है कि ये आपका कोई एक सिलेंडर है, इसमें आप चारों तरफ से क्या कीजिए, प्रेशर लगा दीजिए, तो इसके बॉडी पे क्या होगा, इसके बॉडी पे इस तरीके से सर्कुलर शेप में सोचिए, चारों तरफ से क्या होगा, प्रेशर लग रहा होगा। तो इसका शेप कभी ऐसा थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है, तो इसका जब भी शेप होगा कुछ ऐसा ही होगा। तो वो दबा के आप उसको रखे हुए प्रेशर में रखे हुए हैं, अब आप सडनली ऊपर में एक छेद बना दीजिए तो ये क्या होगा, बर्स्ट कर जाएगा, सारा का सारा प्रेशर जितना आप कन्फाइनिंग लगा रहे हैं वो यहाँ से बाहर आ जाता है। गैस सिलेंडर का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होता है, वही आप समझ लीजिए कि ये पूरा जो है, ये पूरा आपका गैस सिलेंडर की तरह से प्रेशर में आ जाता है और आप उसमें एक छेद कर दिए तो जहाँ से भी छेद किए पानी बाहर आ जाएगा। तो जनरली जो हम लोग ट्यूबवेल वगैरह बनाते हैं ना, वो ट्यूबवेल ऐसा करते हैं कि आपका जैसे ये है पोर्शन, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका एक पानी है जो कम प्रेशर में है या लो प्रेशर में है, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से ट्यूबवेल वगैरह गाड़ते हैं, यहाँ पे पानी है हम लोगों का जमा, ये पानी हम लोग निकाल लेते हैं। और जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो हो जाता है आपका आर्टिशियन वेल। इसमें से क्या है कि प्रेशर से पानी आपको भरा हुआ है, अब ये बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका एक ये स्टोरी कि आर्टिशियन वेल क्या होता है। अब वही अब आपको जो बता रहे थे अभी कि अगर आप लाइट डेप्थ में गए जहाँ पे आपको प्रेशर वाला पानी नहीं मिला, नॉर्मल ग्राउंड वाटर मिल गया, फिर उसको आप क्या करते हैं, पंप करके मैकेनिकली या मोटर के मदद से आप बाहर निकालते हैं। तो एक इस तरीके से निकालते हैं या एक आप ट्यूबवेल के तरीके से निकालते हैं। तो कैसे होता है कि यहाँ पे कुछ आपको पानी है, ये इतने जोन में, और ये पानी जो है ये आप जैसे पंप चला रहे हैं तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो वो पानी को ऊपर खींचता है। यही काम मोटर भी करता है, यही काम हम लोग मैनुअली ट्यूबवेल से भी करते हैं। तो ट्यूबवेल भी कुछ खास, अभी फ़िलहाल हम आपको ब्रॉड बता रहे हैं, हम सारा का थ्योरी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम आपको एक ब्रॉड स्टोरी समझा रहे हैं, सारा का डायग्राम देख करके क्लियर हो जाएगा कि कितने तरीके का पानी का सोर्स होता है। ठीक है, अब आता है कि इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज, ये होता है आपका वो मेन सोर्स जिससे हम लोग जो कहीं पानी एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वहाँ पानी ट्रीट होता है, उसके बाद बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि पाइप्स के थ्रू सबके घरों में पानी सप्लाई जाता है, वो सप्लाई वाटर ट्रीटेड वाटर होता है। तो वैसा जब कोई सिस्टम आपको बनाना है ना, तो आपको कांस्टेंट पानी का एक सोर्स चाहिए, जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इस ट्यूबवेल वाले सिस्टम से आप एक कांस्टेंट पानी का सोर्स एक पूरे शहर में, आपको एक आदमी जो है, अभी हम आपको एक
वैल्यू देते हैं, एक आदमी एक नॉर्मल छोटे शहर में 135 लीटर पर डे वो खर्च करता है, एक आदमी। उस शहर का पॉपुलेशन, अभी तो छोटे शहर का पॉपुलेशन भी कम से कम 10 लाख होता है, तो 10 लाख इंटू 135 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको कुछ 10 करोड़ उससे भी ज़्यादा आपको इतना लीटर पानी जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा एक दिन में। अब 10 करोड़ मान लीजिए लीटर अगर आपको एग्जांपल के लिए पानी रिक्वायर्ड है एक मीडियम या छोटे शहर में एक दिन में, तो आपको उतना पानी निकालना भी तो होगा ना। अब आप अपने ट्यूबवेल लगाए हुए होते हैं खेतों में, आप देखते हैं कि आपका मोटर से ट्यूबवेल चल रहा है, उससे पानी लगातार आ रहा है, तो आप इमेजिन करके देखिए कि वो पानी आपका 1 लीटर में 1 मिनट में वो आपका कितना पानी डिस्चार्ज कर रहा होगा। बहुत से बहुत अगर मान लिए कि 100 लीटर भी, 100 लीटर तो नहीं, 1 मिनट में आपका मान लीजिए कि ये 200 लीटर या 500 लीटर, चलिए 200 लीटर मान लेते हैं कि 1 मिनट में वो 200 लीटर पानी जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है ये मोटर आपका। ऑब्वियसली हाथ वाले ट्यूबवेल से तो आप वो भी नहीं कर सकते, 1 मिनट में तो आप 100 लीटर कर लें वही बहुत है, इसको 500 बना दीजिए चलिए, ठीक है। तो 500 लीटर ये 1 मिनट में दे रहा है, 1 घंटे में ये कितना दे देगा, 500 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 लीटर। अब 30,000 लीटर ये कितने में दिया, ये आपको दिया 1 घंटे में। अब आप इसको 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30,000 इंटू 10 कितना होता है 3 लैक्स, 3 लैक्स इंटू 2 6 लैक्स। मतलब ये अभी हम लोग 500 लीटर अगर पर मिनट माने तो जा करके ये हम लोगों को लगभग 6 लाख 7 लाख 8 लाख लीटर पानी जो है वो हम लोगों को दिया। पानी कितना चाहिए हम लोगों को, एक 10 लाख के शहर के लिए 10 करोड़ लीटर के आसपास चाहिए। तो ऑब्वियसली आप ट्यूबवेल से तो पानी निकाल के पूरे शहर में सप्लाई नहीं कर सकते ना, आप एक कॉलोनी में सप्लाई कर सकते हैं, आप अपने खेतों में सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप उतना पानी निकाल ही नहीं पा रहे हैं जितना पानी कोई खर्च कर जाएगा। और आज खर्च करेगा फिर कल भी खर्च करेगा, आज भी नहाएगा फिर कल भी नहाएगा, तो पानी ही नहीं दे पाएंगे आप उतना। तो ये जितने भी आप सोर्सेज पढ़े ना, ये सारे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। थ्योरी में आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ ये सारे सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, मगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो आप आगे पढ़ेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएंगे, आपको पूरे शहर में ऐसे ऐसे 10 वाटर टैंक बने हुए हैं, 10 वाटर टैंक में आपको पानी भर के रखना है एडवांस में, तो इतना पानी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ नदियों से ही आपको पानी जो है ये उठाया जाता है, ये सी वाटर से नहीं उठाते हैं, क्योंकि सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर वाला पानी नहीं उठा सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉस्टली है। मेथड्स अवेलेबल हैं रिवर्स ऑस्मोसिस वाले और बहुत सारे, लेकिन लार्ज स्केल पे करोड़ों लीटर पानी को चेंज करने के लिए जो कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट लोगों से भी नहीं लिया जा सकेगा, इतना ज़्यादा होगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिर्फ रिवर का इस्तेमाल करते हैं। अब समुद्र नदी का पानी हम लोग क्या करते हैं कि कहीं एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें डेली पानी निकाला जा सके। ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ऊपर से एक ऐसे मोटर लगाएंगे और मोटर से पानी खींचते रहेंगे। हम लोगों को ऐसा करना होता है कि हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है जिससे पानी यहाँ से नहीं खींचे, क्योंकि ऊपर में कचरा वगैरह हो सकता है, ऊपर में हो सकता है कि ये किसी ब्लॉकेज की वजह से फंस जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक नीचे से एक सिस्टम बनाते हैं, पहले से ही वो प्लानिंग करके इस तरीके से रखा जाता है कि हम लोग ये सारी चीज़ें ऐसा बना ले कि पानी जो है वो हम लोग किसी बीच वाले लेवल से हम लोग पानी को इस तरीके से सीप करके ले लें। सीप करके ले लेंगे तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा कचरा जो होगा वो तो नहीं आएगा, डायरेक्टली पानी आए, और वो पाइप के होते हुए हम लोग किसी एक जगह पे नदी के साइड में, नदी के लेंथ के साथ साथ, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई इस तरह से नदी चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे स्टेशंस बना देते हैं, और इन सारे के नीचे में कुछ इस जगह पे ऐसे करके पूरा ये कनेक्टेड रहता है। इससे क्या होता है कि आपका ये पूरा पानी जो है वो अलग अलग जगह से इस तरीके से करके इसमें आपको आता रहता है। यहाँ पे आपको ग्रेवल्स वगैरह के बेड्स बना दिए जाते हैं नीचे, ताकि ये जो पानी अगर कुछ यहाँ से मान लीजिए इधर से भी अगर आ रहा है तो ये सारे ही पानी को ये ले सके। अब ये एक बार में एक नदी में, अगर मान लीजिए आपके शहरों में अगर कोई एक पूल होता है जिसमें आप नीचे देख रहे हैं कि पानी ट्रेवल कर रहा है, आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे क्यूसेक्स की बात होती है पानी में, कि कितना क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में पानी जा रहा है। हम लोग तो फिर भी अभी पंप में मोटर पर मिनट की बात कर रहे थे, तो वो पर सेकेंड की जब बात करते हैं तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है कि ऑब्वियसली जब आप उसको 8 घंटे या 10 घंटे लगातार पानी ले लेंगे ना, तो आपके उस एक शहर का रिक्वायरमेंट पूरा होने के लिए वो पानी काफ़ी होगा। अब आप पानी को उठा के कहीं पर रखेंगे ताकि आप वहाँ से लगातार लेते जा सकें। मान लीजिए कि आपको अभी ये पानी आप यहाँ से लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे कि अब इन पाइप्स की मदद से इन सबको भेजेंगे जहाँ भेजना है।
तो फिर ये पानी चला जाएगा आपका ट्रीटमेंट में, फिर वो ट्रीटमेंट होगा, फिर वो आपके शहर को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ पानी जो है ना वो एक्चुअली में हम लोग इन्फिल्ट्रेशन गैलरी और इन्फिल्ट्रेशन वेल, इन दो चीज़ों से ही हम लोग उठाते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन गैलरी यही है, ये जो हम आपको रास्ता बनाए ना, इसको बोलते हैं आपका इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। नाम में ही छुपा हुआ है। गैलरी मतलब क्या होता है? टहलने वाली जगह। हम लोग बोलते हैं ना कि कॉलेज में आपका यहाँ इधर बिल्डिंग है, इधर क्लासेस हैं, इधर आप क्लासेस हैं, बीच में आप क्या करते हैं? इस गैलरी में आप टहलते रहते हैं जब क्लास एंड होता है, तो ये कहलाता है गैलरी। अब ये क्या है? इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। अंदर आएगा, इन्फिल्ट्रेशन मतलब क्या? पानी अंदर आएगा, तो ये पानी इधर से होकर के अंदर आएगा, तो इसको कहते हैं हम लोग इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको इन्फिल्ट्रेशन गैलरी जो है ये समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन वेल। अब हम लोग पूरा लगातार एक रास्ते में पानी नहीं ले रहे हैं मान लीजिए, और हम लोग किसी फिक्स्ड इंटरवल्स पे, जैसे यहाँ से हम लोग एक पानी ले रहे हैं इस तरीके से, फिर उसके बाद अब एक नदी है, कुछ ऐसा चल रहा है। अब इसमें आप क्या किए? आप यहाँ से पानी ले लिए, फिर आप क्या किए? यहाँ से पानी ले लिए, फिर आप यहाँ से पानी ले लिए, और इन सारे को आप क्या किए? कनेक्ट कर दिए एक जगह पे, एक बड़ा सा टैंक बना दिए, फिर उसमें सारा पानी आके जमा हुआ, और फिर वहाँ पे आप पाइप्स लगाए, मोटर्स लगाए, जो लगाना है लगाए, कंस्ट्रक्शन किए और उधर से पानी उठा के ले गए। तो ये जो छोटे छोटे वाले जो ये आप कुएँ बनाते हैं, ये कुआँ बहुत ज़्यादा 3 मीटर 5 मीटर 10 मीटर का नहीं होता है, ये छोटे छोटे साइज़ का होता है। समझिए आपका ये 2 मीटर 1 मीटर इतने गैप का होता है। ये इसका काम है बस यहाँ पाइप से नीचे से ही पानी उठा लेना नदी से, और फिर यहाँ जमा करके फिर उसको क्या करना? मेन वाले में भेज देना। तो ये जो मेन वाले में भेजते हैं इसको हम लोग बोलते हैं जैक वेल। पढ़ाएंगे आगे, जब थ्योरी पूरा रीडिंग देंगे तो सारी चीज़ें पढ़ा देंगे। अभी तो हम आपको ब्रॉड ओवरव्यू ही दे रहे हैं। और ये आपका हो गया जो मेन है, ये आपका हो गया इन्फिल्ट्रेशन वेल। इसको बोले इन्फिल्ट्रेशन वेल, इसको बोले हम लोग जैक वेल। तो ये दोनों जो होते हैं ना, इन्फिल्ट्रेशन वेल और इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, ये होते हैं आपके असली सोर्स ऑफ वाटर, जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको हेल्प करेंगे। पीने के पानी के सोर्सेज ऑफ वाटर तो सारे ही हुआ करते हैं, लेकिन अब आपको पता है कि पॉन्ड से आपका काम नहीं होगा, पानी गंदा हो चुका है। यहाँ तक कि ओपन वेल में भी अब आपको गंदा पानी दिखता है। लार्ज स्केल की जब आप बात कर रहे हैं, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये नहीं बात कर रहे हैं कि आप डब्बा का पानी कहीं से पी लेंगे। आप बात कर रहे हैं कि एक मास को, आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं जिसमें आपको किसी शहर का वाटर सप्लाई डिज़ाइन करना है। आप कल को गवर्नमेंट में कोई जॉब आपको लग गया जिसमें आपको शहर का डिज़ाइन करना है, पानी का सिस्टम का डिज़ाइन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फिल्ट्रेशन गैलरी क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन वेल क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे हैं मेरे सोर्सेज ऑफ वाटर, जितना हम आपको अभी तक सरफेस और सब सरफेस मिला करके ये सारा डिस्कशन किए। अब यही सारी चीज़ों को अब आ जाइए, जो हम आपको इतनी देर से स्टोरी सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, अब इन सारी चीज़ों को एक एक करके थ्योरीज में पढ़िए। हम लोगों को सोर्सेज ऑफ वाटर जो होते हैं वो हम लोगों के दो तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। धरती पे कितने तरीके का पानी का सोर्स अवेलेबल है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये पूछा तो ये क्या होगा? 6 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें सरफेस सोर्स भी बताना पड़ेगा, सब सरफेस भी बताना पड़ेगा। हो सकता है सरफेस सोर्स अपने आप में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आपको सिर्फ इनको डायग्राम के साथ क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हो सकता है सब सरफेस आपको 6 मार्क्स का एक थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आपको इनको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको पूछ लेता है तो आप क्या कीजिए, इसमें से 2-3 को एक्सप्लेन कर दीजिए, इसमें से 2-3 को एक्सप्लेन कर दीजिए। टारगेट रखिए 6 मार्क्स है तो 6 चीज़ को एक्सप्लेन करना है। इसको 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 एक्सप्लेन कर दीजिए 4-4-4 लाइन में, इसको 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 एक्सप्लेन कर दीजिए 4-4-4 लाइन में। अब बाकी सारी चीज़ें भी बता दीजिए, एक एक लाइन का इंट्रोडक्शन देके छोड़ दीजिए। ओवरऑल 1.5 पेज का थ्योरी भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखना भी ज़रूरी है, वो आप नोट्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सोर्सेज ऑफ वाटर तो पता है कि सरफेस सोर्स में हम लोगों के पास तालाब है, झील है, स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, और स्टोरेज रिजर्वायर जो डैम वगैरह से पानी हम लोग रोक लेते हैं, वो हम लोगों का सरफेस सोर्स है। सब सरफेस सोर्स में हम लोगों को पता है कि स्प्रिंग है, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी है, इन्फिल्ट्रेशन वेल है। अब कुआं भी हो सकता है वेल, और ट्यूबवेल भी हो सकता है खेतों में, क्योंकि ट्यूबवेल से भी पानी दिया जाता है, तो इसलिए उसकी भी पढ़ाई पढ़नी ज़रूरी है। ठीक है,
अब सरफेस सोर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि सोर्सेज ऑफ वाटर तो दो ही टाइप के हैं, उसका तो हो गया डिस्कशन। अब सोर्सेज, सरफेस सोर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो सरफेस सोर्स आर दो सोर्सेज इन विच द वाटर फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज दस डायरेक्टली अवेलेबल फॉर वाटर सप्लाई। सरफेस सोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि वो सोर्सेज होते हैं जिसमें पानी धरती के ऊपर आपको मिलता है, देखने को आपको मिल जाता है, वो सरफेस सोर्स कहलाते हैं। जो ज़मीन के अंदर का पानी है जो आप नहीं देख सकते, वो सब सरफेस सोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट उसमें से क्या क्या है, नेचुरल पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, स्ट्रीम हो गया, रिवर हो गया, इंपाउंडिंग रिजर्वायर हो गया। अब आपको जब एग्जाम में पूछा है कि सरफेस कोर्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, तो ऑब्वियसली ये 2 लाइन लिखने के बाद आप ये पॉइंट्स लिखेंगे, और फिर आपको इन पॉइंट्स को अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, अब एक एक चीज़ पे बात करेंगे। अब पॉन्ड्स एंड लेक्स दोनों एक ही चीज़ है, छोटा है तो पॉन्ड है, बड़ा है तो झील है। उसके बारे में देख लीजिए कि क्या थ्योरी लिखा हुआ है। ए नेचुरल लार्ज साइज डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब है कि जैसे ये नॉर्मल ज़मीन चल रहा था, यहाँ पे कुछ ऐसे ज़मीन हो गया। अब ऐसे जब भी कोई ज़मीन होता है तो जनरली उसमें इतना दूर तक पानी आकर के भर ही जाता है, चाहे रेनफॉल होगा तो तालाब बन जाएगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल डिप्रेशन। ज़मीन में नेचुरली क्या हो गया, गड्ढा बन गया। ए नेचुरल लार्ज साइज डिप्रेशन फॉर्म्ड विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे ही कोई लार्ज डिप्रेशन नेचुरली फॉर्म हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉन्ड्स या लेक्स। और जब ये पानी से भर जाता है तब कहलाता है पॉन्ड या फिर लेक कहलाता है। पॉन्ड छोटे साइज का होता है, लेक बड़े साइज का होता है। पॉन्ड स्मॉल डिप्रेशन जो हम आपको बताएं, लेक लार्जर डिप्रेशन। लेक का जो गहराई होगा वो इतना भी ज़्यादा हो सकता है, पॉन्ड का जनरली इतना हो जाता है। यहाँ पे नॉर्मल सरफेस है 2 मीटर 3 मीटर बहुत हो गया। लेक जो होते हैं उनमें 10 मीटर भी हो सकता है, 15 मीटर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस जगह पे कौन सा लेक है। बहुत सारे लेक्स तो ऐसे हैं, जैसे वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका डेप्थ तो बिल्कुल एक रिवर के जितना है। जो आपका सबसे ऊपर से आता है झेलम या सतलज, झेलम आता है, तो झेलम का जो आपका डेप्थ है वो आपका वुलर लेक का डेप्थ हो जाता है। ठीक है, तो लेक मतलब ज़्यादा बड़ा गड्ढा, पॉन्ड मतलब छोटा गड्ढा। फ्लो ऑफ वाटर इन ए लेक इज़ लाइक दैट ऑफ ए स्ट्रीम। लेक में जो पानी बहता है ना, वो एक स्ट्रीम के जैसा बहता है। कैसे, जैसे कि हम आपको बताया कि जैसे आपका डल लेक है या वुलर लेक है, बहुत बड़ा डिप्रेशन है, इनफैक्ट इतना है कि उसका जो डेप्थ है वो रिवर के इतना हो जाता है। अब ये लेक में आपको हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि लेक वो होता है जिसमें कहीं से सोर्स ऑफ वाटर मिलता रहता है, और फिर भले वो कहीं निकल के जाता नहीं है, लेकिन आपको पानी उसमें मिलता रहता है। अब आप उसको निकाल करके कहीं पे यूज़ करते रहेंगे तो इस लेक का पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि पॉन्ड का पानी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पॉन्ड में स्ट्रीम के जैसे, झरना के जैसा आपको फ्लो नहीं होता है, झील में ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद द फ्लो ऑफ वाटर इन अ लेक इज लाइक दैट ऑफ ए स्ट्रीम। क्वालिटी ऑफ वाटर इज गुड एंड डज नॉट नीड मच प्यूरिफिकेशन। जनरली जो झील का पानी होता है उसको बहुत ज़्यादा प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ बेसिक लेवल की प्यूरिफिकेशन आप कर सकते हैं। अगर आप पानी उठाए हैं तो आपको उसमें एरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये सारे मेथड्स होते हैं आपके पानी को ट्रीट करने के। जब हम पढ़ाएंगे वहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ से जो पानी लाते हैं उसको कौन सा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे अंडरग्राउंड वाटर है, आप ट्यूबवेल से निकालते हैं, तो आपको एक जाली लगा करके आपको उसमें से कचरा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें कचरा पहुँचेगा कैसे, कोई ऐसा सोर्स नहीं है। तो इसलिए जब आपको इतने छोटे छोटे उसमें गैप्स होते हैं कि पानी ही बहुत मुश्किल से ज़मीन के नीचे पहुँचता है, कितना टाइम के बाद, तो इसलिए वहाँ से कचरा नहीं आ सकता है, कॉमन सेंस है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड चैम्बर वाला जो मेथड है वो हटा देते हैं, कि हम लोग उसमें पानी को जो स्क्रीन्स लगा करके कलेक्ट कर सकते हैं कचरा, वो ग्राउंड वाटर में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब आप समुद्र से अगर पानी लेते हैं, मान लीजिए सी से, तो आपको पता है कि उसमें एक सैलिनेशन को हटाने वाला ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा, जो जनरली नदी से लेते हैं तो नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नदी का पानी नॉर्मल टेस्ट का होता है और समुद्र का पानी नमकीन होता है। तो ये कॉमन सेंस जब हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, quality of water is good and does not need much purification. Larger and older lakes provide better quality of water than smaller and newer lakes. जो नए लेक होते हैं उसमें पानी कहाँ से आया है, हो सकता है कि आपको किसी शहर का जो डिस्चार्ज होगा वो सारा आके इसमें मिल रहा होगा। तो पुराने वाले जो लेक्स होते हैं उसमें जो आपको पानी मिलता है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मिलता है। पहला कि एक तो उसमें प्रिजर्व किया जाता है कि आपके पुराने लेक्स हैं तो इसको पोल्यूट नहीं किया जाए। दूसरा कि उसमें लेक्स वगैरह में पानी क्या होता है, फ्लो होता हुआ रहता है। पॉन्ड वगैरह में जो पानी है वो आपको फ्लो होता हुआ नहीं रहता है, तो जनरली पॉन्ड का पानी नहीं लिया जाता है, लेकिन लेक का पानी लिया जा सकता है। ठीक है,
उसके बाद जितने बड़े लेक्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके से पानी इतना गहरा है, अब यहाँ तक पानी जमा हुआ है, तो जैसे जैसे वो पुराना रहता है तो ऊपर अगर कुछ पार्टिकल्स जो गीला होने के बाद जो नीचे सेटल होने लग जाता है, तो अल्टीमेटली वो इतना नीचे जाकर के यहाँ सेटल होता है कि यहाँ से अगर आप पानी को ऐसे करके डिस्चार्ज निकाल रहे हैं तो वो पानी आपका कुछ एक दो चीज़ों से तो पहले ही साफ़ हो चुका है, क्योंकि वो चीज़ें हैं पानी में लेकिन नीचे जाके बैठ गई हैं। तो नई वाले जो लेक्स होंगे उसमें जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे तैरती रहेंगी, हो सकता है वो यहाँ तक पहुँची होंगी, सेटल होने में टाइम लगता है। जो कोलॉइडल सॉलिड्स होते हैं जो बहुत छोटे पार्टिकल्स के होते हैं उसको सेटल होने में टाइम लगता है, 1 मीटर आने में उसको लग जाएगा 1 महीना। तो उस केस में अगर आप पानी यहाँ से निकाल रहे हैं तो फिर आपको क्या होगा, वो पार्टिकल इसी के साथ यहाँ चले जाएंगे। तो नए वाले लेक से पानी लेने से ज़्यादा अच्छा है कि पुराने वाले लेक से लेंगे। सेल्फ प्योरिफिकेशन ड्यू टू सेडिमेंटेशन, ब्लीचिंग, बैक्टीरिया रिमूवल एट्सेट्रा मेक्स लेक वाटर प्योर एंड बेटर। जो खुद से जो प्योरीफाई कर देता है वो क्यों, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब क्या, सेडिमेंट्स मतलब बालू वगैरह कंसिडर कर लीजिए। सेडिमेंटेशन मतलब है कि जो बालू का पार्टिकल कुछ यहाँ मिला फिर वो गीला हुआ तो वो डायरेक्टली 3 मिनट के बाद आके यहाँ पे नहीं बैठ जाता है, उसको टाइम लगता है, तो वो सेडिमेंटेशन कहलाता है। अब खुद से हो रहा है तो आपका नॉर्मल सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन। खुद से नहीं हो पा रहा है, कुछ आपको केमिकल डालना पड़ा पानी में, उसके बाद वो सारे 4-5 चीज़ एक साथ चिपक गए, फिर वो भारी हो गए, फिर वो नीचे आ गया, तो वो कहलाता है कोगुलेशन सेडिमेंटेशन। आगे पढ़ेंगे, अभी आगे की चीज़ें हैं, यहाँ पे इसलिए बता दिए कि एक क्लासिफिकेशन है, पता होना चाहिए कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो सेडिमेंटेशन की वजह से होता है, ब्लीचिंग की वजह से होता है। कई बार क्या होता है कि वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको ब्लीच होकर के खुद ही वो मर जाते हैं किसी पार्टिकल के मौजूद होने की वजह से, तो उसके वजह से बैक्टीरिया का जो रिमूवल हो जाता है कई बार, उसके वजह से हम लोगों का जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन, ये सारा आपका मेथड है। आपको क्या होगा कि जैसे रेनफॉल हुआ कुछ फ्रेश वाटर आ गया, या मान लीजिए कि कई बार आपका कोई ऐसा उसमें एक सोर्स से कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है जिससे आपको बैक्टीरिया जो है वो आपके सारे मर जा रहे हैं, तो बैक्टीरिया मर गए या सेडिमेंटेशन हो गया, कुछ भी इस तरीके से आपका सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो होता है वो लेक्स को क्या करता है, सुटेबल बना देता है। अब सुटेबल इन द सेंस ये नहीं बना देता कि पानी उठा लेना है इससे लार्ज सोर्स पे, एटलीस्ट ये सुटेबल बना देता है कि जस्टिफाई कर सकते हैं आप कि पानी अगर लेक से भी लिया गया है, पॉन्ड से नहीं लिया गया है, तो फिर आप कह सकते हैं कि लेक क्यों अच्छा है, तो पॉन्ड के कंपैरिजन में अच्छा है। अब वो रिवर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ख़राब है, ठीक है। लेक्स आर नॉट कंसिडर्ड प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, सेम वही बात जो अभी हम आपको जस्ट बोले कि लेक्स को हम लोग प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई नहीं कहते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पे आप नज़दीक में अगर लोकल से मान लीजिए कहीं पे आपका कंस्ट्रक्शन होना है, आप क्या किए, बेसिक आपको पता है कि आपके आसपास जो लेक है उसका पानी थोड़ा साफ़ है, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, वहीं से सोर्स ऑफ वाटर उठाएंगे और आप उसको यूज़ कर लेंगे लोकल कंस्ट्रक्शन में, तो वो क्या है कि एटलीस्ट यूज़ तो कर सकते हैं, वो चीज़ है। क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इज स्मॉल, एक ड्रॉबैक ये है कि आपको पानी लेक्स में ऑब्वियसली स्मॉल है, पूरे सिटी को सप्लाई नहीं किया जा सकता है, मे भी कुछ पार्टिकुलर नीड्स के लिए आपको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में अभी क्योंकि वो इंट्रोडक्शन बताने में और सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा टाइम किल हुआ है, हम लोग लेक्चर कोई भी 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं रखते हैं, कुछ 2 मिनट कम 2 मिनट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम लोगों का टारगेट रहता है कि सारे लेक्चर्स 1 घंटे के ही हों, ताकि आप अपना डेटा और आप अपना टाइमिंग उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकें कि 1 घंटे का ही क्लास होना है दिन भर में। आपको अगर आप 2 लेक्चर्स देखेंगे तो आपका 2 घंटा ही सिर्फ वेस्ट होगा, कोई एक लेक्चर 2.5 घंटे का, कोई एक लेक्चर 30 मिनट का, ऐसा नहीं होता है। हमारे सारे लेक्चर्स 1 घंटे के ही एवरेज में रहते हैं। अब जहाँ पे एक टॉपिक एंड हो जाएगा वहाँ पे हम लोग टॉपिक एंड कर देते हैं। अब आज जैसे अभी हम और डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो ये टोटल जो आपका सरफेस सोर्स है ये डिस्कशन करने में 1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। तो ये वाले टॉपिक्स अब कल वाले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर डेमो लेक्चर से रहता है, बहुत सारी चीज़ें बताते हुए 10-15 मिनट उधर वेस्ट हो जाता है हम लोगों का, ठीक है। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट वाला लेक्चर। इसी तरीके से जैसे हम आपको ये पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में, सरफेस सोर्सेज के बारे में जो पूरा स्टोरी समझाए, इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज जो आप ये सारा हम आपको डायग्राम्स दिखा करके जो कहानी समझाए, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपका ये पर्पस सॉल्व होता है मेरे इस लेक्चर्स को देख करके, तो फिर आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं। आपको वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ आपको आवर कोर्सेज के अंदर सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अगर कोई सीज़न में कुछ डिस्काउंट्स वगैरह चल रहा होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, डैट सर सिविल, वहाँ पे जो भी कूपन्स वगैरह चल रहे होते हैं हम वहाँ पे आपको ये शेयर कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।